नमस्ते छात्राध्यापिकाओं, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हिंदी शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता है। पिछली कक्षा में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में किन बातों को आधार बनाया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में किन लोगों को शामिल किया जाए, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत जो टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता है। तो इसमें पहली जो विशेषता है वह है आधार मातृभाषा। आधार मातृभाषा, मातृभाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो पहली विशेषता है, इसका जो आधार बनाया है मातृभाषा को बनाया है। जैसे कि छात्रों को जो कक्षा पढ़ाई जाती है और छात्रों को जो पढ़ाने के लिए भेजते हैं प्राथमिक स्कूलों में, तो उनका जो शिक्षा ग्रहण करने का जो आधार है वो क्या होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा से तात्पर्य है परिवार में या माता पिता के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो किसके अंतर्गत आती है, मातृभाषा के अंतर्गत आती है। दूसरी जो विशेषता है वह है आधुनिकीकरण से संबंधित। आधुनिकीकरण से संबंधित। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो दूसरी विशेषता है वह है आधुनिकीकरण से संबंधित। कोई भी शिक्षा नीति का तैयार किया जाए तो उस शिक्षा नीति की जो विशेषता है वह आधुनिकीकरण से संबंधित होनी चाहिए, अर्थात विकास से संबंधित होनी चाहिए। नए नए विकास को उसके माध्यम से प्राप्त किए जा सके, अर्थात छात्रों के मानसिक विकास को इस प्रकार से विकसित किया जाए कि वे एक आधुनिक भारत का निर्माण कर सकें। इसकी जो तीसरी जो विशेषता है वह है व्यवहार परक होनी चाहिए। व्यवहार परक। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो अगली विशेषता है वह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ कैसे होनी चाहिए, व्यवहार परक होनी चाहिए। हर किसी व्यक्ति के लिए वे उपयोगी होनी चाहिए। हर किसी वर्ग को उसमें शामिल करने की क्षमता होनी चाहिए। हर किसी वर्ग और धर्म, जाति, लिंग सभी उसमें के लोगों का जो उसमें हित निहित होना चाहिए, सभी के लिए व्यवहारिक होनी चाहिए। अगली जो विशेषता है सृजनात्मक एवं उत्पादक होनी चाहिए। सृजनात्मक एवं उत्पादक होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कैसी होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए इसके अंतर्गत और उत्पादकता होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि उसमें क्रिएटिवनेस और प्रोडक्टिविटी पर महत्व दिया जाना चाहिए, अर्थात छात्रों का सृजन शक्ति को बढ़ावा दे और उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। कौन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला है राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में समर्थ होनी चाहिए। राष्ट्रीय पांचवी जो विशेषता है राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में समर्थ होनी चाहिए। समर्थ होनी चाहिए। कहने का मतलब है राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ अर्थात शिक्षा नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जो सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध ले।
अर्थात उनके अंदर इन बातों का समाहित नहीं हो कि उनका इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हमारे देश में विघटन की स्थिति आ जाए। तो इन बातों का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली है मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का विकास करने में समर्थ। छठा, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के विकास करने में समर्थ। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए? मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का विकास करने में समर्थ होनी चाहिए। मानवीय संसाधनों से तात्पर्य वे संसाधन होते हैं जो मानव अपने उपयोग के लिए उनको तैयार किया जाता है, और भौतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के विकास करने में समर्थ क्या होनी चाहिए? शिक्षा नीति। अर्थात मनुष्य के अंदर इस प्रकार की गुणों का विकास किया जाए जिससे उसके मानवीय संसाधनों का विकास हो और भौतिक संसाधनों का भी वह अधिक से अधिक उपयोग करने में समर्थ हो। अगला है राष्ट्र की आवश्यकता एवं क्षमता का ध्यान रखने वाली। राष्ट्र की आवश्यकता एवं क्षमता को ध्यान रखने वाली। बहुत अच्छी विशेषता है। देखिए, राष्ट्र की आवश्यकता यानी कि कहने का मतलब है जो भी शिक्षा नीति तैयार की जाए उसमें राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए, और उन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके कैसी होनी चाहिए? राष्ट्र की क्षमताओं को भी ध्यान में रखा जाए। अर्थात आवश्यकता के साथ साथ व्यक्ति की, कहने का मतलब है कोई आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता के आधार पर व्यक्ति की क्षमता को भी उसके आधार पर देखा जाता है। कोई व्यक्ति को किसी की कोई वस्तु विशेष की जो आवश्यकता होती है तो उसको प्राप्त करने की उसके अंदर क्षमता है या नहीं, इन बातों का भी ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्र की आवश्यकता, हमारे देश की वर्तमान स्थिति के आधार पर क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, और उसी आवश्यकता के आधार पर क्षमताओं को भी ध्यान में रखा जाए कि हम उस आवश्यकता को हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में समर्थ। व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में समर्थ। देखिए, शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए? व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाली। अर्थात किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण को विस्तृत, चौड़ा, लेविश स्केल पर बढ़ाया जाने वाला। अर्थात व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के गुणों का विकास हो वह किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष, लिंग विशेष, इन आदि से ऊपर उठ करके क्या सोचे? व्यापक हित अर्थात राष्ट्र हित में सोचे। अर्थात उसको संकुचित भावों से ऊपर उठ करके उसको एक बड़े स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर सोचने की क्षमता का विकास कर सके। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने की क्षमता होना अति आवश्यक है। देखिए, निसंदेह भारत सरकार के द्वारा समय समय पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत योजनाएं तैयार की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का मूल्यांकन उपरोक्त
विशेषताओं के संदर्भ में किया जाना चाहिए। कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हो तो इन विशेषताओं को ध्यान में रख करके ही शिक्षा नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए। अब हम इसी के अंदर हम अध्ययन करने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रस्ताव, यानी कि रिसोल्यूशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्या प्रस्ताव थे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें जो प्रस्ताव थे उसमें पहला प्रस्ताव था कि नीति को लागू करने से 90% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या को 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। नीति का जो प्रस्ताव था उसमें बताया गया था कि ग्रामीण स्तर पर 90% लोगों को प्राथमिक स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर होने चाहिए। इसके साथ साथ 10+2+3 की जो शैक्षिक संरचना है उसको द्रुत गति से सफल बनाया जाए। तो ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहला प्रस्ताव। दूसरा जो प्रस्ताव था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वह था कि 6 से 14 जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प को दोहराया गया। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक आयु वर्ग के जो बालक हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को संकल्प को दोहराया गया था। नीति में यह भी उल्लेख किया गया कि जो स्कूल छोड़ने वाले जो ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, जो कामगार जो बच्चे हैं जो काम करते हैं दिन में जो काम करते हैं उनके लिए व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा। यानी कि ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं या कामगार जो बच्चे हैं उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से ऐसे बालक आसानी से अध्ययन कर सकें। और बच्चों की जो प्रकृति होती है ह्यूमन नेचर या हॉलिस्टिक नेचर के विकास का ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व बाल्यावस्था यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय और बालवाड़ी, आंगनवाड़ी आदि खोले जाने का प्रस्ताव लिया गया। यानी कि पूर्व बाल्यावस्था वाले जो बालक है जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष तक के जो बालक है, इस प्रकार के बालकों के लिए बालवाड़ी और आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का प्रस्ताव इसमें लिया गया था। तीसरा जो प्रस्ताव था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह स्वीकार किया गया कि माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विभिन्न भूमिकाओं के लिए तैयार करती है। यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो छात्र को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं को तैयार करती है। तो इस स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को भाषा, पर्यावरण का ज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, नैतिक शिक्षा एवं समाजोपयोगी शिक्षा यानी SUPW का अध्ययन छात्रों को कराना अति आवश्यक है। आज की क्लास में बस इतना ही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो प्रस्ताव है हमने 3 प्रस्तावों के बारे में अध्ययन किया है। अगली क्लास में इन्हीं प्रस्तावों को लेकर के पुनः हम आएंगे। जय हिंद, जय भारत।